हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। अगला प्रश्न है, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहार। मान लीजिए कि आप अपने विद्यालय की पत्रिका के पत्रकार हैं। आप एक किसान का साक्षात्कार कर रहे हैं। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू करना। उस किसान का आप इंटरव्यू ले रहे हैं जो वर्षा के आने पर अपने खेतों में गीत गा रहा है। तो अब पहला प्रश्न होता है कि आप अपने समूह के साथ मिलकर उस किसान के साक्षात्कार के लिए कुछ प्रश्न लिखिए। मतलब आप अपने ग्रुप में बैठिए और ग्रुप में बैठ करके आप लोगों को जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछने हैं वो क्वेश्चन तैयार करने हैं। और यहाँ पर आपको एक क्लू भी दे रखा है कि आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपका क्या नाम है, किसान से आप ये पूछ सकते हैं। आप क्या काम करते हैं, आप काम करते समय गीत क्यों गाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। ये उत्तर है। किसान के साक्षात्कार के लिए कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। जो इंटरव्यू कर रहा है पत्रकार वो कहेगा, नमस्कार, आपका क्या नाम है। किसान का उत्तर है, जी नमस्कार, मेरा नाम गिरधारी लाल है। अगला प्रश्न पूछा गया कि आप क्या काम करते हैं। किसान, जी मैं किसान हूँ और खेतीबाड़ी का काम करता हूँ। फिर जो पत्रकार है वो पूछ रहा है, आप खेत में कितने समय काम करते हैं। किसान, मैं सुबह शाम 4-5 घंटे खेत में काम करता हूँ और बाकी समय खेत की रखवाली भी करता हूँ और खेत की फसल का रखरखाव करता हूँ, ध्यान रखता हूँ। तो ये सब काम मैं करता हूँ। फिर अगला सवाल पत्रकार उससे पूछता है कि आप काम करते समय गीत क्यों गाते हैं। किसान बताता है कि बारिश की ऋतु में जब खेतों में हरियाली छा जाती है तो मन खुशी से झूम उठता है। मेरी मेहनत रंग लाने वाली होती है। इस समय स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पाता हूँ और खुशी के कारण गीत गाने लगता हूँ। यानी कि साल भर मैंने मेहनत की और अब वर्षा ऋतु के बाद खेतों में हरियाली आ गई, फसल उग रही है, पकने वाली है। इतनी सारी फसल को देख करके मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और खुशी से गीत गाने लगता हूँ। पत्रकार पूछता है, बारिश के मौसम में गीत गाने से क्या होता है। किसान, जब बारिश के मौसम में खेतों में गीत गाता हूँ तो मुझे मानसिक शांति मिलती है, मेरे दिल को शांति मिलती है, मेरा दिमाग खुश हो जाता है, मेरा मन प्रसन्न होता है कि मैं वर्षा ऋतु में गीत गाऊं। पत्रकार फिर पूछता है, बहुत अच्छा, गीतों का कोई खास संदेश भी होता है उन गीतों में। किसान, जी मैं अपने गीतों के माध्यम से मुख्य रूप से प्रकृति का आभार व्यक्त करता हूँ, यानी परमात्मा का आभार व्यक्त करता हूँ कि उसने वर्षा ऋतु दी और मेरा जो फसल है वो अच्छी हो गई। पत्रकार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके विचार हमें बहुत अच्छे लगे। हम आपकी अच्छी फसल और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। किसान भी धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आप भी खुशहाल और सुखी रहें। अब है अगला प्रश्न, अपने समूह के साथ मिलकर इस साक्षात्कार को अभिनय द्वारा प्रस्तुत कीजिए। जो भी आपने अभी इंटरव्यू किया है, जो डायलॉग आपने बोले पत्रकार बनकर या किसान ने उत्तर दिया है, इन्हीं डायलॉग के साथ एक प्ले करना है, आपको एक नाटक करना है मंच पर। आगे आपको बता रखा है कि जो भी सदस्य हैं किसान की भूमिका निभा सकता है और अन्य सदस्य पत्रकारों की भूमिका निभा सकते हैं। आपके समूह के जो सदस्य हैं वो एक तो उसमें से किसान बन जाए और बाकी पत्रकार बन जाए। विद्यार्थी अपने मित्रों के साथ मिलकर इस साक्षात्कार को अभिनय द्वारा स्वयं प्रस्तुत करेंगे। तो अब ये अभिनय तो आप ही को करना पड़ेगा। अपने ग्रुप में से किसी एक को पत्रकार बना दीजिए और एक किसान बन जाए। पत्रकार तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, किसान एक बैठा लीजिए और बाकी पत्रकार बन जाइए। एक प्रश्न एक पूछे, एक प्रश्न एक पूछे, एक प्रश्न एक पूछे, इस तरह से इसका अभिनय करिए। अगला प्रश्न है, वर्षा के दृश्य। वर्षा के उन दृश्यों की सूची बनाइए जिनका उल्लेख इस कविता में नहीं किया गया है।
जैसे आकाश में इंद्रधनुष का इसमें वर्णन नहीं है ना, कविता में इंद्रधनुष की बात कहीं नहीं हुई है। तो ऐसी बातें जो वर्षा ऋतु में होती हैं लेकिन इस कविता में उनको नहीं लिया गया है, उन बातों की सूची आपको बनानी है। तो उत्तर है इसका, वर्षा के वे दृश्य जिनका उल्लेख कविता में नहीं किया गया है वे हैं आकाश में इंद्रधनुष का दिखाई देना, बादलों का रंग बदलना जैसे काले धुंधले फिर सफ़ेद हो जाते हैं, नदी तालाब खेत आदि का पानी से भर जाना, ये सब बातें कविता में नहीं हैं। अब अगला प्रश्न है कि वर्षा के समय आकाश में बिजली पहले दिखाई देती है या बिजली कड़कने की आवाज़ पहले सुनाई देती है, या फिर ये दोनों साथ साथ दिखाई सुनाई देती हैं? ऐसा क्यों होता है, ये बात पता करिए। उत्तर है, वर्षा के समय आकाश में पहले बिजली दिखाई देती है, फिर उसके कड़कने की ध्वनि सुनाई देती है। दोनों एक साथ पैदा होते हैं लेकिन हमें अलग अलग समय पर दिखाई और सुनाई देते हैं। इसका कारण ये है कि बिजली की चमक प्रकाश है जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। जो रोशनी है, प्रकाश है, वो हम तक 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो पहुंच जाता है। ये गति इतनी तेज होती है कि वह हमारी आंखों तक लगभग जैसे ही बिजली चमकी वैसे ही हमने उसको देख लिया, इतनी तेज गति से वो चल कर आती है। जबकि बिजली की जो गड़गड़ाहट है यानी जो उसकी आवाज़ है उसकी गति 343 मीटर प्रति सेकंड है। ये प्रकाश की तुलना में तो बहुत ही कम है, प्रकाश की गति बहुत तेज है। इसलिए हमें क्या होता है कि बिजली पहले दिखाई देती है और उसके कुछ सेकंड के बाद उसकी आवाज़ सुनाई देती है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, आपने वर्षा से पहले और वर्षा के बाद किसी पेड़ या पौधे को ध्यान से जरूर देखा होगा। आपको कौन कौन से अंतर दिखाई देते हैं उस पेड़ में या पौधे में बारिश होने से पहले और बारिश होने के बाद? बारिश होने से पहले और बारिश होने के बाद पेड़ और पौधे की स्थिति में जो अंतर है वो यहाँ पर लिखा है। इस तरह से हमने वर्षा के पहले पेड़ पौधे की हालत और वर्षा के बाद पेड़ पौधे की हालत। पहला अंतर तो यही है कि पत्तों पर धूल और गंदगी जमा होती है जिससे वे थोड़े मटमैले दिखाई देते हैं, और बारिश अगर हो जाए तो वो मिट्टी विट्टी सब साफ हो जाती है, इसलिए हमें पत्ते फूल पौधे जो हैं वो तरोताज़ा दिखाई देते हैं। दूसरा अंतर, कुछ पत्ते पीले और मुरझाए हुए होते हैं और बारिश होने के बाद पौधे के सभी पत्ते हरे और नए जैसे दिखाई देते हैं। जो पीले पत्ते होते हैं वो बारिश में हवा चलती है तो बारिश आती है तो वो झड़ जाते हैं। तीसरा कारण है नमी, पानी और नमी की कमी के कारण पौधे धीमी गति से बढ़ते हैं और वर्षा होने के बाद पानी मिलने से पौधों की वृद्धि बहुत तेज हो जाती है, उस पर नए पत्ते और कोपले भी दिखाई देने लगते हैं। चौथा अंतर है कि जब बारिश नहीं होती तो उसकी मिट्टी फटी हुई या रूखी सूखी लगती है, और जब वर्षा हो जाती है तो मिट्टी में नमी आ जाती है और वो पौधों को पोषण देने लगती है। अगला प्रश्न है, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। कविता में हंसों की कतार यानी हंसों की जो पंक्ति लाइन बना के जो वो चलते हैं पंक्तिबद्ध रूप से चलने का वर्णन किया गया है। राइट, आपने किन किन को और कब कब इस तरह से लाइन बनाकर चलते हुए देखा है? और हिंट दे रखा आपको कि चींटियाँ चलती हैं, गाड़ियाँ, बच्चे, इनमें से किसी को भी आपने लाइन बनाकर चलते हुए देखा है तो उसका वर्णन आप उत्तर में कर सकते हैं। ये हिंट है। उत्तर है, हमने चींटियों, बच्चों, गाड़ियों और सैनिकों को पंक्तिबद्ध चलते हुए देखा है। देखिए, चींटियाँ चलती हैं हमेशा लाइन में, आपने देखी होगी, आपके घर में भी गर्मी के मौसम में चींटियाँ अक्सर निकलती हैं तो वो हमेशा एक लाइन में चलती हैं। बच्चे चलते हैं क्योंकि स्कूल में उनको मजबूरी में लाइन में रहना पड़ता है। गाड़ियाँ चलती हैं, सड़क पर बहुत भीड़ होती है तो गाड़ियाँ एक के पीछे एक चल रही होती हैं। और सैनिक, हमारे जो सैनिक हैं वो हमेशा लाइन में पंक्तियों में चलते हैं। आपने कभी परेड देखी हो उनकी या कोई भी एक्टिविटी उनकी देखी हो तो वो हमेशा एक सीक्वेंस में ही होती है। अब है कि इनको कब देखा है लाइन में चलते हुए, तो सबसे पहले चींटियाँ, जब चींटियाँ अपना खाना ले जा रही होती हैं या अपने बिल से निकलती हैं तब वो एक पंक्ति में बिना टकराए एक दूसरे के पीछे चलती हैं। इसमें सामूहिकता, मेहनत और सहयोग की भावना दिखाई देती है। अब बच्चे कब चलते लाइन में? ये प्रार्थना सभा या कक्षा में आते आते समय, सुबह जब असेंबली होती है ना स्कूल्स में तब, या फिर कोई पीरियड चेंज हो रहा है, कहीं
तो क्लासरूम चेंज हो रहा है तो उस समय और छुट्टी के समय लाइन बनाकर गेट तक पहुंचते हैं। ये दो दो की कतार में अनुशासित ढंग से चलते हैं। ये अनुशासन और एक रूपता सिखाने का तरीका है। गाड़ियाँ कब चलती हैं? सड़क पर, रैली में, परेड में गाड़ियाँ एक के पीछे एक चलती हैं। ये अनुशासन और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना सिखाती हैं। सैनिकों को कब देखा गया है? परेड के समय या गश्त लगाने के दौरान सैनिक पंक्तिबद्ध होकर चलते हैं। ये भी अनुशासन के साथ कदम मिलाकर चलते हैं। इसे देखकर गर्व और प्रेरणा का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, वर्षा में ध्वनियाँ। कविता में वर्षा के अनेक दृश्य दिए गए हैं। इन दृश्यों में कौन कौन सी ध्वनियाँ सुनाई दे रही होंगी? अपनी कल्पना से उन ध्वनियों को कक्षा में सुनाइए। कविता में वर्षा के दृश्यों में सुनाई देने वाली ध्वनियाँ निम्नलिखित हैं। पहली आवाज़ जो हमें सुनाई देती है वह बारिश की बूंदों की टप टप या झमाझम की आवाज़। फिर तेज हवा के झोंके की आवाज़, सर सर। तीसरी आवाज़ जो हमें सुनाई देती है वो है पक्षियों की चहचहाट या फिर कोयल की कू, ची 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 करके बोलते हैं और कुहू कुहू बोलते हैं। चौथी आवाज़ मेंढकों की टर टर की आवाज़ आती है। और पांचवी बिजली की चमक और बादल की गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अगला प्रश्न है, मेढक लुभा रहे हैं गाकर गीत प्यारे। कविता में मेढकों की टर टर को भी प्यारा गीत कहा गया है। आपके विचार से बेसुरी ध्वनियाँ भी कब कब अच्छी लगने लगती हैं। हमारे विचार से कभी कभी बेसुरी ध्वनियाँ भी अच्छी लगने लगती हैं, जैसे बच्चों की बात या बच्चों का गाना। बच्चे जब गाते हैं तो वो सुर में तो नहीं गाते हैं, लेकिन उनका गाना बहुत प्यारा लगता है। बुजुर्गों की टूटी फूटी लोरी में सुर ना भी हो, लेकिन उनमें जो मिठास होता है, अपनापन होता है, जो प्यार होता है, उसे देख करके उनकी आवाज़ हमारे दिल को बहुत सुकून देती है और जब वो कुछ गुनगुनाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है सृजन का। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। आमोद या फिर मोद, दोनों शब्दों का अर्थ होता है आनंद, हर्ष, खुशी या फिर प्रसन्नता। आमोद और मोद का अर्थ खुशी है। कविता में वर्षा ऋतु में आमोद के दृश्यों का वर्णन किया गया है। कविता के इन दृश्यों को हम नीचे दिए गए उदाहरण की तरह अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं कि हवा की ठंडक थी, बारिश की रिमझिम बूंदें गिर रही थी, मोर नृत्य कर रहे थे और मेढक खुश होकर गाना गा रहे थे। ये सभी मिलकर वर्षा ऋतु को एक उत्सव जैसा बना रहे थे। बागों में गुलाब की खुशबू और आम के पेड़ों पर नए फल देखकर पक्षी और लोग सभी प्रसन्न हो गए थे। किसान अपने खेतों में काम करते हुए इस प्राकृतिक आनंद के भागीदार बन रहे थे। अब क्या करना है आपको कि अब नीचे दिए गए आमोद से जुड़े विभिन्न दृश्यों का एक एक अनुच्छेद में वर्णन कीजिए। अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ, मतलब कि जो भी नीचे खुशी की बातें दे रखी हैं उन्हें हर एक के लिए एक एक पैराग्राफ बना के लिखना है। तो पहला दृश्य है बारिश के बाद उपवन में सैर। बारिश होने के बाद बगीचे में सैर करते हैं तो कितना आनंद आता है उसका वर्णन करना है। देखिए, बारिश के बाद उपवन में सैर करना अत्यंत सुखद अनुभव होता है। बारिश के बाद उपवन यानी बगीचा सुंदर दिखाई देता है क्योंकि पेड़ पौधों के पत्तों पर बारिश की बूंद मोतियों की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। मिट्टी से उठने वाली सौंधी सौंधी खुशबू मन को आनंदित कर देती है और चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। पेड़ों और फूलों की रंगत लौट आती है। पक्षी पेड़ों पर बैठकर चहचहाने लगते हैं। हवा शीतल और ताज़ा लगती है। ऐसे शांत और सुंदर वातावरण में मन भी प्रसन्न हो जाता है। बारिश के बाद उपवन में सैर करना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह प्रकृति से एक संवाद है जिसमें मन को ताजगी और आत्मा को सुकून मिलता है। अब बाकी के जो टॉपिक दे रखे हैं उन पर इसी तरह से आप छोटे छोटे से अनुच्छेद पैराग्राफ लिखिए। ये है परिवार के किसी प्रिय सदस्य या मित्र से वर्षों बाद मिलना, इस पर अनुच्छेद लिखा है यहाँ पर।
कई वर्षों बाद जब हम किसी प्रिय सदस्य या पुराने मित्र से मिलते हैं तो दिल खुशी से भर उठता है। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और आंखों में कभी कभी खुशी के आंसू भी आ जाते हैं। ऐसा लगता है मानो बीते हुए सारे साल एक पल में लौट आए हों। बातचीत का सिलसिला चलता ही जाता है और मन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। दूसरा टॉपिक है सर्दियों का पहला हिमपात। सर्दियों का पहला हिमपात बहुत मनभावन दृश्य होता है। जब चारों ओर सफ़ेद बर्फ की चादर बिछ जाती है तो प्रकृति एक नई दुल्हन जैसी लगती है। बच्चे बाहर आकर खेलते हैं, बर्फ के पुतले बनाते हैं और ठंडी हवा में खुशियां मनाते हैं। ये मौसम ठिठुरन लाता है, हम ठंड से कांपने लगते हैं, लेकिन दिल में एक अनोखी सी गर्माहट जरूर रहती है। तीसरा हमें विषय दिया था कोई उत्सव। उत्सव हमारे जीवन में खुशियों के रंग भरते हैं। घर सजाया जाता है, पकवान बनते हैं और सभी लोग मिलकर गीत संगीत और हंसी खुशी में समय बिताते हैं। उत्सव केवल आनंद का ही नहीं बल्कि एकता और प्रेम का संदेश भी देता है। ऐसे अवसरों पर हम अपने प्रियजनों के साथ यादगार पल बनाते हैं। अगला टॉपिक था मित्रों संग खेलना। मित्रों के साथ खेलना जीवन की सबसे प्यारी यादों में से एक होता है। खेल खेल में हंसी मजाक, छोटी सी लड़ाइयाँ, जीत की खुशी, इसमें तो हमें बहुत मज़ा आता है। इन पलों में हमें ना कोई चिंता होती है, बस दोस्ती और खुशियाँ ही हमारा संसार होता है। ऐसे समय से मित्रता और भी गहरी हो जाती है। अगला टॉपिक है किसी प्रिय पुस्तक को पढ़ना। किसी प्रिय पुस्तक को पढ़ना मानो एक अलग दुनिया में प्रवेश करना है। उसकी कहानियाँ, उसके पात्र, भावनाएं हम उसके साथ साथ बहने लगते हैं। पढ़ते पढ़ते कभी हम मुस्कुराते हैं, कभी रोते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी सोच में पड़ जाते हैं। एक अच्छी पुस्तक पर हमें मन से शांति देती है, आत्मा से शांति देती है। अगला टॉपिक है किसी कार्य को पूरा करना या सफल प्रदर्शन करना। देखिए, किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने पर हमारे मन में बहुत ही खुशी होती है और हम अपने आप पर अभिमान महसूस करते हैं। मेहनत का फल जब हमें मिलता है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ, हम कोई भी काम कर सकते हैं। हमें उस काम से प्रेरणा भी मिलती है कि आगे भी हम अच्छा काम करें, प्रयास करते रहें। सफलता केवल परिणाम नहीं है बल्कि उस यात्रा की कहानी होती है जिसमें धैर्य और परिश्रम शामिल होता है। ऐसा अनुभव जीवन भर याद रहता है। अगला टॉपिक है समुद्र के किनारे शांत सवेरा या फिर शाम। समुद्र किनारे की शांत सुबह या शाम एक अद्भुत दृश्य होती है। लहरों की मधुर आवाज और ठंडी हवा हमारे मन को शांत कर देती है। सूरज का उगना और ढलना आसमान को बहुत सुंदर बना देता है। ऐसे शांत क्षणों में हम अपने आप से जुड़ जाते हैं और प्रकृति की सुंदरता को हम गहराई से महसूस करते हैं। आगे हमें दिया हुआ है वर्षा से जुड़े गीत। बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनें अब, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। हमारे देश में वर्षा के आने पर अनेक गीत और लोकगीत गाए जाते हैं। अपने समूह के साथ मिलकर वर्षा से जुड़े गीत और लोकगीत ढूंढिए और उन्हें लिखिए। इस कार्य के लिए आप अपने परिजनों की, शिक्षकों की, इंटरनेट की और पुस्तकालय की भी सहायता ले सकते हैं। सभी समूहों द्वारा एकत्रित गीतों को संकलित करके वर्षा गीतों की एक पुस्तक भी तैयार कीजिए। सारे ग्रुप अपने अपने गीत ढूंढ कर लाएंगे और उन सारे गीतों को इकट्ठा करके एक बुक भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर है ये प्यारा सा गीत, बरसो रे मेघा बरसो रे, धरती पिए घूंट घूंट जल सो रे, कागा बोले काँव काँव नदियाँ बहें ठाव ठाव, बरसो रे मेघा बरसो। आई सावन की रुत प्यारी, लहराई हर डाली डाली, नाचे मोर अंगना में, गाए ग्वालिन गली गली, बरसो रे मेघा बरसो रे। अगला प्रश्न है आज की पहेली। आपने वर्षा से जुड़ी एक कविता पढ़ी है। अब भारत की विभिन्न ऋतुओं से जुड़ी कुछ पहेलियां पढ़िए और इन्हें बूझिए। ये पहेलियां दे रखी है, इनका उत्तर आपको बताना है। पहली पहेली पढ़ते हैं हम। सूरज बनाए जिसके सामने ये सूरज का चित्र है। जाने कैसा मौसम आया, सूरज ने सबको झुलसाया,
आम पके तो रस ढलके, समय कौन सा ये झलके। तो कौन सी ऋतु होती है जिसमें आम पकते हैं? गर्मी की ऋतु में आम पकते हैं। तो हम यहाँ इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि ये गर्मी की ऋतु है। अच्छा, गर्मी की ऋतु को और क्या कहते हैं? ग्रीष्म भी कहते हैं। आधा श और म, ग्रीष्म ऋतु भी इसे कहा जाता है, गर्मी की ऋतु को। अब अगली पहेली है, पानी बरसे बादल गरजे, धरती का हर कोना हरसे, नदियां नाले भरे हर ओर, बूझो किसका है ये जोर। तो कौन सी ऋतु है ये? वर्षा ऋतु है, जिसमें नदियां नाले सब भर जाते हैं। तो ये है वर्षा ऋतु। अगली पहेली है, हवा में ठंडक बढ़ती जाए, धूप सुहानी सबको भाए, नई फसल खेतों में लाए, बूझो कौन सा मौसम आए। ये ऋतु है हेमंत ऋतु। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हेमंत। ये हेमंत ऋतु की बात है। अगली पहेली है, फूल खिले हर पक्षी गाए, चारों ओर हरियाली छाए, बागों में खुशबू छा जाए, बूझो ऋतु ये क्या कहलाए। ये है बसंत ऋतु। इसका नाम यहाँ पर हमने लिख दिया, बसंत ऋतु। फूल खिल रहे हैं। अगली पहेली दे रखी है, बर्फ गिरे सर्दी बढ़ जाए, ऊनी कपड़े सबको भाए, धुंध की चादर लाए रात, बूझो किस ऋतु की है ये बात। तो ये है शिशिर ऋतु की बात। कौन सी ऋतु? शिशिर ऋतु, जिसे सर्दी की ऋतु भी कहते हैं। और अगली पहेली हमें दी हुई है, पत्ता पत्ता गिरता जाए, सूनी डाली बहुत सताए, पेड़ करें खुद को तैयार, कौन सी ऋतु का है ये सार। तो ये है पतझड़ की ऋतु। पत्ते झड़ गए ना सारे, तो ये है पतझड़। कि ये सारे प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? जितने प्यारे आप हैं उतना ही प्यारा कमेंट छोड़िएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दुर्गापाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे। अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durgapal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.